नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आज विश्व सोशल मीडिया दिवस है। सोशल मीडिया का जब निर्माण हुआ था तो वो इसलिए हुआ था कि एक सोशल एनवायरनमेंट जो है वो डिजिटल माध्यम से बनाया जा सके। जैसे पश्चिमी देशों के अंदर वहां पर कोई बहुत ज्यादा सामाजिकता नहीं होती है किसी भी व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व के अंदर। इसीलिए एक ई सोसाइटी क्रिएट की जा सके, एक ई समाज बनाया जा सके, सोशल मीडिया इसलिए वहां पर शुरू हुआ। धीरे धीरे सोशल मीडिया का दायरा इस कदर बढ़ने लगा कि सोशल मीडिया जो है वो एक ई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटकर या कहिए कि वहां से बढ़कर एक सोशल प्लेटफॉर्म बन चुका है, एक सामाजिक प्लेटफॉर्म बन चुका है। ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म जो कि प्रभावित कर सकता है किसी भी चीज को, यानी कि सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने का पूरा दम सोशल मीडिया अब रखता है। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन अगर ये प्रभावित सकारात्मक दिशा में करे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यह प्रभावित अगर नकारात्मक दिशा में करे तो इसमें बहुत सारे पहलू आकर शुरू हो जाते हैं जो कि अलग अलग चर्चाओं को जन्म देते हैं। आज इस दिन विशेष पर हम चर्चा इसी बात पर करेंगे, इसी विषय पर करेंगे कि क्या सोशल मीडिया सोशल बचा है या सोशल मीडिया किसी एक खास विचारधारा से ग्रस्त होता हुआ भी दिखाई देता है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। काजल सिंगला जी मेरे साथ हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। काजल जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा अनूप मिश्रा जी मेरे साथ हैं जो कि सोशल मीडिया रणनीतिकार हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। काजल जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा और इसी ओपनिंग क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं कि एक सोशल मीडिया जो है वो एक ई सोसाइटी के रूप में अस्तित्व में आया था, इसका जन्म हुआ था, लेकिन अब ये सोशल इन्फ्लुएंसर हो चुका है वो जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से सोसाइटी को प्रभावित करता है। क्या कहेंगी काजल जी? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सोशल मीडिया सोसाइटी में पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से इम्पैक्ट करता है। काफी हद तक सोशल मीडिया के फायदे हैं तो नुकसान भी है। जैसे मैं आपको बात कहूँ कि पहले क्या होता था कि आप जब हम देखते कि 80s और 90s में अगर कुछ घोटाले होते थे तो मेन स्ट्रीम मीडिया उस बातों को दबा देती थी क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर इतना आता था और गांधी परिवार का वर्चस्व भी इतना ज्यादा था कि बिस्किटें कुछ मीडिया हाउसेस के सामने डाल दी जाती थी और वो बात आती नहीं थी सामने। अब तो क्या होता है कि सुबह कोई प्रोपोगेंडा होता है या सुबह कोई घोटाला होता है, शाम तक सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। मतलब पहले जिस तरह से तथ्यों को तोड़ा मोड़ा जाता था, छुपाया जाता था या झूठे तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता था, सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज बहुत अच्छी हुई कि लोगों के सामने एक मिनटों में बातें स्प्रेड हो जाती है और वायरल हो जाती है। लेकिन इसका दूसरी आप इसका दूसरा नुकसान भी सामने देखेंगे तो वो ये हो गया है कि ये एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं कि एजेंडा के तहत काम करने लग गया है सोशल मीडिया के। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है कि आप फेसबुक देखो, ट्विटर देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, यूट्यूब देख लो, व्हाट्सएप देख लो, इन सब पे झूठों का पुलिंदा इस तरह से बना के झूठी न्यूज ऐसे वायरल की जाती है कि आपने अभी देखा कि बकायदा भारत सरकार की ओर से ट्विटर को नोटिस भी गया था कि आपको ये डू और डोंट्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। जो भारत के नियम है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप देखो कि हमारे आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को भी वो लॉक कर देते हैं। बिल्कुल, तो आप देखो कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारे देश में घुसी और पूरा और इस बात को काजल जी हम बहुत लाइटली नहीं ले सकते हैं। हो सकता है कि इस विषय को आप देखकर स्किप कर दिया हो। अनूप जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा। आप स्पेसिफिकली अगर रविशंकर प्रसाद जी के ट्विटर अकाउंट का जिक्र करें तो क्या उन्हें पॉक करने का एक तरीका वो सोचा गया था? क्या उकसा रही है सरकार को ट्विटर की जो एजेंसियां हैं वो, या जैसा कि काजल जी ने कहा कि नेगेटिवली जो इन्फ्लुएंस कर रहा है और आसान शब्दों में कहें तो एक खास विचारधारा से ग्रसित जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इन दिनों देखने को मिल रहे हैं? अनूप जी। मैं काजल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं और इन्होंने सही पॉइंट उठाया है कि किसी भी देश में जहां पे भी सोशल मीडिया एजेंसीज काम कर रही हैं या प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं तो उनको उस देश की कानून को मानने की बाध्यता होनी चाहिए। और ये ट्विटर के साथ भी लागू होना चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल प्लेटफॉर्म्स के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ भी लागू होना चाहिए। बट अब यहाँ पे कंसर्न्स आते हैं कि गवर्नमेंट के साथ जब इसके क्लैशेस हों तो क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए या ट्विटर को क्या फॉलो करना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो ट्विटर ने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ किया ये बहुत गलत हुआ, इसको नहीं करना चाहिए था। और अगर इस तरह के कोई क्लैशेस इश्यूज आते हैं तो एक प्रायर इंटीमेशन जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई
प्रोफाइल अकाउंट्स हैं, हैंडल्स हैं, जहां पे कोई भी अगर इनपुट आता है तो उससे एक इंटरनेशनल सेंसेशन क्रिएट होता है। तो इन सब जगहों पे अगर एक्टिविटीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करनी है तो दे हैव टू बी अ वेरी लाइक प्रिसाइज फॉलो ऑफ एक्शंस वहां पे होने चाहिए, जिसमें ट्विटर इंडिया ने कहीं ना कहीं लैक किया अपने आप में। अनुप जी, कारण क्या है? अगर अगर बिहाइंड द कर्टेन जाकर इस चीज को समझने का प्रयास करें तो क्यों ट्विटर को इतनी तकलीफ हो रही है इन छोटे से मामूली से नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए? देखिए, ट्विटर के साथ ये तकलीफ आज सिर्फ हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हुआ है, ये 3 कंट्रियों में और बैन हो गए। रीजन बीइंग क्या है कि ट्विटर देखने में बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, बहुत कम और लिमिटेड ऑडियंस के साथ है। हार्डली अभी यहाँ पे इनके पास इंडिया के अंदर 6 करोड़ यूजर्स एक्टिव है, बट जो इनका इन्फ्लुएंस करने का जो रेट है वो सबसे ज्यादा हाई है। बिल्कुल। इनकी स्पीड इतनी तेज है कि ये सुबह जो भी हैशटैग ट्रेंड करते हैं, शाम तक उस पर डिबेट सेट हो जाती है। तो इनका जो काम है वो पॉलिसी ड्राइविंग का काम है। और दूसरा कि भारत सरकार या कोई भी सरकार जो भी है, किसी भी देश की सरकारें हैं, वो ट्विटर हैंडल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसीज उनकी बढ़ी हुई रहती है और बहुत ज्यादा वो डिपेंडेंट रहते हैं। आज हमारे देश के सूचना विभाग से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, डिपार्टमेंट्स की बात करें, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स की बात करें, या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स की बात करें, सबकी डिपेंडेंसी ट्विटर पे है। आज नरेंद्र मोदी जी से लेकर के और जो भी रीजनल लीडर्स हैं, दे वांट टू गेट वेरीफाइड ऑन ट्विटर प्लेटफॉर्म। अनुप जी, क्या वो अब हम ये बात कह सकते हैं कि जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं इस बात का, कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, खासतौर पर ट्विटर के ऊपर, गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्या ये गलती हो गई है? एग्जैक्टली अगर हम बात करें पॉलिसी ड्रिवन की, तो हम किसी भी एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर हम अपने सरकारी नीतियों को कैसे डिस्कस कर सकते हैं, या हम अपने सोशल इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी हम उस पर क्यों इसको डिपेंडेंसी बनाने से पहले जो है, हमने क्यों नहीं इस पर पॉलिसी ड्राइव करने की कोशिश की कि अगर हम लॉ एंड ऑर्डर पे अगर हम डिबेट्स या हैंडल्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसका आगे चल करके क्या इम्पैक्ट होगा। अगर तो ये कंपनियां स्वदेशी होती, जैसे कि कू है या ट्विटर है या इस तरह की चीजों को प्रमोट करने का भी सरकार ने प्रयास किया, लेकिन हमने देखा, काजल जी, हमने देखा कि डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है ट्विटर के ऊपर कि वो सफल तो हुआ लेकिन उस रेट पर, उस स्केल पर नहीं हो पाया जितना सरकार करना चाह रही थी या जितना होना चाहिए था। देखिए, इसमें मैं ये कहूंगी कि जब तक गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स इसमें डायरेक्टली नहीं आते, अगर नरेंद्र भाई मोदी है या इनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स है, वो अपने अकाउंट खोल देते हैं कू पर और फिर उसी के थ्रू कम्युनिकेशन शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये पूरा विपक्ष नहीं, और ये खोला काजल जी, उन्होंने अपना अकाउंट बनाया, उसे प्रमोट किया, बाकायदा मन की बात जैसे कार्यक्रमों के अंदर उनका जिक्र भी किया, लेकिन वो डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। नहीं होगी ट्रांसफर। आप देखो कि एक सर्टेन मोमेंट पे नहीं होती, क्योंकि नई नई चीजें जब आती है तो उसको एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ लोग उसमें उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें रेगुलर हो जाता है। जैसे ट्विटर नया आया था, तो मुझे जहां तक याद है कि मैं तो 2012-2013 में मेरा अकाउंट भी नहीं था, मैं एक्टिव भी नहीं थी। मैं ट्विटर पर एक्टिव 2017 के बाद हुई हूँ। तो ऐसे काफी लोग हैं कि जो उस वक्त एक्टिव नहीं थे और अब आप देखो ट्विटर पर जाने माने ट्विटर सेलिब्रिटी गिने जाते हैं, आप समझे। तो उसी तरह से अगर कोई नई ऐप आती है तो उसको एडॉप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन गवर्नमेंट को निरंतर प्रयास करने चाहिए उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग उसमें आए। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी हर चीज का एक ऑप्शन होता है। ट्विटर के होने ना होने से भारत बर्बाद नहीं होने वाला है, या हम सबकी लाइफ थम नहीं जाएगी, ब्लैकआउट नहीं हो जाएगा भारत, है ना, वो समझने की बात है। तो ट्विटर कोई वो हम लोगों का भगवान नहीं बन गया है कि ट्विटर के बिना हम लोग अधूरे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अगर ट्विटर हमारे देश में रहकर हमारे इलेक्शंस को मैनिपुलेट करता है, और आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कैसे राहुल गांधी ने 2019 का चुनाव पूरा मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, टूल किट अभी पूरा जो एक्सपोज हुआ कांग्रेस का, तो कहीं ना कहीं ट्विटर की बहुत बड़ी भूमिका है। और हमको पता है कि सिलिकॉन वैली कंप्लीटली लेफ्ट लीन है। जय श्री राम लिखने से हमारे अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, और या खुलेआम ताहिर हुसैन दंगे भड़काते हैं, अमनतुल्ला खान दंगे भड़काते, पर इनके अकाउंट सस्पेंड, लॉक कुछ नहीं होते हैं। पीएफआई कर्नाटका का अकाउंट वेरीफाइड है। आप देखो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक आतंकवादी संगठन है,
अराजकता पैदा करता है। मतलब उसके ऊपर इतनी कंप्लेंट्स, 800 से ज्यादा कंप्लेन हुई है जो डायरेक्ट एनआईए ने करी हुई है। कोर्ट में इतनी कंप्लेंट्स है, फिर भी उसका अकाउंट वेरीफाइड है। बिल्कुल। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का और कंगना रनौत का इन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो आप देख रहे हो कितना बायस्ड है कि ये पर्टिकुलर लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट का एजेंडा चलाती है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन ऐसा। वहीं पे राइट विंग की आवाज दबाई कुचली जाती है और फिर यही लोग इतने दोगले हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। और आयरनी है कि अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ एक तरफा ये दिखाते हैं और दूसरी तरफा वाले जब दिखाते हैं तो उनको ब्लॉक और सस्पेंड कर देती है। बिल्कुल। यही सोशल अनूप जी, मीडिया अनूप जी, साइट्स। अनूप जी, ये बहुत बड़ी बात है जो कि काजल जी ने भी उठाई है और निश्चित तौर पर ऐसा देखने को भी मिलता है। अनूप जी, देखिए, दो चीज मैं काजल जी को क्लियर कर दूं कि ठीक है, सोशल मीडिया या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म अगर भारत से चले जाएंगे तो कुछ होगा नहीं, ऑफिशियली कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑफिशियली कुछ दिया ही नहीं ट्विटर को आज तक। ठीक है, हमने जो भी काम किया है ट्विटर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए अनऑफिशियली काम किया है। अनऑफिशियली अगर मैं बात करूंगा तो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हो, इस पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, आज हर तीसरा एम्प्लॉयमेंट जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जनरेटेड किए जा रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में हो या नॉन कॉर्पोरेट्स में हो। दूसरा कि जो अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की या आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें तो आज 90% यूथ जो है वो सोशल मीडिया में अपने कैरियर को डेवलप कर रहे हैं, और ना सिर्फ यूथ ही नहीं कर रहे हैं, इसके साथ जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आईएम हो या आईएमटी गाजियाबाद टाइप के इंस्टीट्यूशंस हो या बड़े कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, वो भी अपने प्रोफेशनल कोर्सेज सोशल मीडिया डेवलपमेंट के लिए लेकर के आ चुके हैं। 90% बिजनेसेस आज की डेट में ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट है और उनकी वजह से ही उनकी ग्रोथ और सेल्स स्ट्रेटजीज चल रही हैं। तो सोशल मीडिया पे अगर हम सिर्फ पॉइंट आउट कर दें कि हाँ इसकी वजह से हम ये कर रहे हैं या हमारे इश्यूज ऐसे चल रहे हैं, कि सिर्फ वो कुछ पॉलिटिकल एजेंडेस को लेकर के अगर हम उनको पॉइंट अनूप आउट जी, कर दें एक तरफ हम अगर बढ़ती डिपेंडेंसी से चिंतित हैं तो ये छोटा मोटा नुकसान जो होगा ये तो देखे जाने वाली सिचुएशन क्रिएट करेगा सर। समाधान भी चाहिए छोटा-मोटा लेकिन नुकसान दर्द कैसे नहीं कह होगा। सकते हैं सर? जी, नहीं, केशव जी, ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है। आज यूथ के पास जॉब नहीं है और वो जॉब डिपेंडेंसीज जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जनरेट कर रहे हैं अपनी। लेकिन सर अगर ओवरऑल रेशो देखा जाए तो कितने % यूथ होंगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या इन कंपनीज के अंदर, आईटी कंपनी है एक अच्छा खासा रेशो उसका है, लेकिन स्पेसिफिकली उसके भी अंदर अगर आप सोशल मीडिया का रेशो देखेंगे तो बहुत कम होगा सर। और अगर वो करते हैं तो क्या इस हमारी शर्तों को तो मानना पड़ेगा ना, उसका कॉम्प्रोमाइज लेवल ये थोड़ी ना होगा कि आपको अपनी शर्तों के ऊपर काम करेंगे इस देश के अंदर आकर के। सर शर्तें तो हर कंट्री के लिए हैं। मैं अगर पॉलिसी ड्रिवन की बात करूं तो 2000 में जो है जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब पहली आईटी पॉलिसी डेवलप हुई थी भारत देश के अंदर जी। और 2000 के बाद से जब आईटी पॉलिसी डेवलप हुई तो 2008 में जाके उसमें अमेंडमेंट होता है। 8 साल लगते हैं उसको अमेंडमेंट होने में। 2008 के बाद जो अमेंडमेंट होता है उसमें ऑफेंसिव मैसेजेस को लेकर के अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। जब देश में फेसबुक इंट्रोड्यूस होता है 2 साल पहले 2006 में, और 2006 में ट्विटर जो है दुनिया में लॉन्च होता है और हिंदुस्तान के अंदर उसका पहला यूजर क्रिएट होता है। 2011 में आकर के इसमें एक और अमेंडमेंट क्रिएट किया जाता है। वो अमेंडमेंट होता है डेटा प्राइवेसी का, जिसको लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सदन के अंदर हंगामा क्रिएट किया था। और 2011 से लेकर के 2020 तक सरकारों को कोई चिंता नहीं थी, जबकि सोशल और आईटी डिपेंडेंसीज देश के अंदर जो है वो 90% अब रेज हो गई थी। तो हमने पॉलिसी बनाने में देर की, और हमने अगर देर की तो उसका खामियाजा जो है जो इस पर डिपेंडेंट लोग हैं वो क्यों भुगते हैं। अनूप जी, इसका समाधान क्या है? तो समस्या तो हमने अब डिस्कस कर लिया इसके बारे में, लेकिन समाधान क्या है? इस डिपेंडेंसी को कम या कहें कि खत्म कैसे किया जाए? डिपेंडेंसी को कम करने या खत्म करने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि वी हैव टू वर्क ऑन द प्रोसेस, कि जहां पे हमें बेहतर प्लेटफॉर्म, जैसे अभी कू साल भर या 6 महीने पहले लॉन्च हुआ है, ठीक, बट कू के अंदर भी बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं, और सबसे बड़ी इश्यूज ये हैं कि उसमें भी एडवर्टीजमेंट सपोर्ट्स नहीं चल रहे हैं। तो जो बिजनेसेस जब तक उसमें ड्राइव नहीं होंगे, जब तक रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी प्लेटफॉर्म सस्टेन नहीं कर पाएगा किसी भी कंट्री के अंदर। निश्चित तौर पर ऐसा फेसबुक जी बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को हमें काम करना चाहिए था। बाबा रामदेव ने भी इससे पहले चल करके मेरे ख्याल से 2018 या 19 में कू कह रहे हैं किम्बो करके व्हाट्सएप का क्लोन डेवलप किया। एक साइबेरियन उसने हैकर ने उसको 2 मिनट में हैक कर लिया।
तो हमारे पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं। हम बात करते हैं बैनिंग की, आज देश के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो हम लोग को प्रिक्योर आईटी सॉल्यूशंस दे दे, या हमारे पास कोई ऐसा वर्ल्ड लेवल का डेटा सेंटर्स नहीं है, डेवलपर्स नहीं है। हम सिर्फ आईटी में सिर्फ लेबर्स डेवलप कर रहे हैं, जहां पे सपोर्ट और डेवलपमेंट के काम होते हैं, वो भी दूसरी कंट्रीज के लिए। क्या अनूप जी इसके पीछे ब्रेन ड्रेन भी एक बड़ी समस्या है? सुंदर पिचाई यहाँ भी काम कर सकते हैं, यहाँ भी बन सकते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आईटी सपोर्ट सिस्टम की है। यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है किसी तरीके का। साइबर लॉ बने में कितने दिन हो गए, आज बताइए कितने थानों में साइबर कंप्लेंट्स के लिए सुनवाई होती है। निश्चित तौर पर ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया आपने। काजल जी, मैं आपके पास आता हूं। इन तमाम पहलुओं के ऊपर भी अगर कोई अपनी राय आप रखनी चाहें तो रख सकते हैं। इसके अलावा अब बात यूथ की अगर करें, अब युवाओं की अगर करें, क्योंकि एक अगर किसी खास उम्र के लोगों का अनुपात देखा जाए, रेशो देखा जाए सोशल मीडिया को यूज करने में, तो यूथ सबसे ज्यादा है उसके अंदर। लेकिन अब वही सकारात्मक और नकारात्मक बात आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव बात आती है। देखने को ऐसा मिलता है कि कबीर के दोहे सुनने वाले युवा कम हैं और भारत के अंदर एकॉन, एनरिक, जस्टिन बीबर, इन्हें सुनने वाले लोग ज्यादा हैं। तो भारतीयता का निर्माण कैसे होगा? देखिए, सिस्टमेटिकली फ्रेजाइल माइंड को ये लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं और ब्रेन वॉश करते हैं, वो समझना जरूरी है। और उसमें बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है। आप मानो या ना मानो, लेकिन इंस्टाग्राम पे लोग, ट्विटर और फेसबुक पे बहुत ज्यादा हम पॉलिटिकल व्यूज देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा यूथ है, जिसमें हम हमारे टीनेजर बच्चों को लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे मैं कोई यहाँ पे, आप जैसे लव जिहाद का भी बहुत मुद्दा गरमाया हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये लव जिहाद इंस्टाग्राम से शुरू हो रहा है। टीनेज लड़कियों को किस तरह से ऑनलाइन फंसाया जाता है, उनसे दोस्ती की जाती है, झूठे नाम। सबसे पहले तो आइडेंटिटी है ना, अब ट्विटर है, फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, इनको आधार कार्ड वालों के ही चेक करके अकाउंट ओपन होने की परमिशन देनी चाहिए। फेक अकाउंट से नाम खोल के सलमान कल्याण बन के लड़कियों को फंसा रहा है। उनके वीडियोस वायरल करने की या प्राइवेट पिक्चर्स, न्यूड पिक्चर्स वायरल करने की धमकियां देकर लड़कियों को ब्लैकमेलिंग की जा रही है। और आजकल ऐसी ऑनलाइन साइट से हमारी लड़कियां बहुत ही ज्यादा इंस्पायर तो हो ही रही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इन सब चीजों के पीछे बहती जा रही है कि जहां इनके फायदे उठाए जा रहे हैं। मैंने अभी इंस्टाग्राम के जरिए बहुत सी लड़कियों को रेस्क्यू किया है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, क्योंकि शायद आपके पास ये चीजें नहीं आई होगी, लेकिन मैं यहाँ फेस कर रही हूँ। मैं एक ऐसी एक्टिविस्ट हूँ कि जो मैं ग्राउंड पे काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से 16-17 साल की बच्ची को ये लोग क्या करते हैं। ये शाकालाका बुम बुम पेंसिल जैसे दिखने वाले ये पंचर छाप लड़के लिपसिंग कर ऊंचे से बाल रखकर लड़कियों को फंसाने का कोशिश करते, और लड़कियां इनकी फैन होती जाती है, और फिर लड़कियां इनको अप्रोच करती है, और लड़कियों को लगता है अरे इसके तो 6-7 लाख फॉलोअर है, ये मुझसे बात कर लेगा तो मेरे लिए बहुत वो है। क्योंकि लड़कियों में तो नादान होती है, समझ नहीं होती, 16-17 साल की होती है और इनके पीछे बहक जाती है। और यही इंस्टाग्राम पे हो रहा है। ये फेसबुक और ट्विटर पे नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इंस्टाग्राम पे ये पूरा एक प्यार का प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है और टीनेजर लड़कियों को बर्बाद किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा तो इस पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। और यूथ को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पे जुड़ो और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस इंस्टाग्राम पर लाओ कि किस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रही है और उनको लव जिहाद का शिकार बना रही है। बिल्कुल ऐसा है। अनूप जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आता हूं। ये एक स्यूडो इमेज जो बनाई जा रही है, एक झूठी इमेज, हकीकत कुछ और दिखावा कुछ और, इसका समाधान क्या सोशल मीडिया के एल्गोरिदम निकाल सकते हैं, या इस सोशल मीडिया के लिए सोशल अवेयरनेस यही एक कारण हो सकता है, यही एक समाधान हो सकता है? अनूप जी, देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ काजल जी की बात से, और ये बहुत धड़ल्ले से हो रहा है, और ये आज से बहुत पहले से हो रहा है। ठीक है, तो इसका सबसे, देखिए, एआई या मतलब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज की डेट में तक कैपेबल नहीं है कि वो दो लोगों के बीच के सेंटिमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को डिटरमाइन कर पाए, कि वो बता पाए कि भाई क्या चल रहा है, किसी के माइंड में क्या चल रहा है, या किसी के इंटेंशंस क्या हैं। ठीक, तो एआई सिर्फ जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स या पैटर्न्स पे काम करता है, और सोशल मीडिया उन्हीं एआईस को यूज करती है जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स या पैटर्न्स को ट्रेस करते हैं और फिर उसके बाद उस पर काम करते हैं। अब बात आती है यूथ्स की जो इंस्टाग्राम पे हैं। भाई, बीइंग अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जितनी भी कंपनीज ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज के बारे में लिखा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है
तो ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेने के टाइम पे हम डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। कल को अगर हम डिफॉल्टर निकल जाते हैं तो उसके लिए हम बैंक को डिपेंड मतलब दोष देना शुरू कर देंगे कि हमने जो है बैंक के डॉक्यूमेंट्स लिए तो बैंक ने हमें पैसे क्यों दिए इसलिए बैंक को बैन कर दो। ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये होना चाहिए कि जो यूजर है, जो यूज कर रहा है, उसकी भी एक एथिकल लायबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो वो चीजों को सही से इस्तेमाल करे। अगर कोई लड़की है या लड़का है, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, तो ये लड़के और लड़की को तय करना है कि व्हाट दे आर अप टू एंड इन व्हाट रिलेशन दे आर कैरिंग देयरसेल्फ इन द कमिंग टाइम। तो ये जिम्मेदारी सोशल मीडिया पे डाल देना है कि हम और आप बात करें तो कल मैं केशव कुमार जी से बात कर रहा हूँ सुदर्शन न्यूज पे, तो क्या केशव कुमार जी या सुदर्शन न्यूज मेरी क्रेडिबिलिटी की जानकारी लेगा या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अब चर्चाएं तो बहुत ज्यादा हैं, डिस्कशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन समय की सीमा बहुत कम है और ये एक अच्छी खासी बहस इस पर हो सकती है। एक अच्छा खासा विषय ये पूरा बन सकता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो भी चीजें अब चल रही हैं वो इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है या कहिए कि अपने पीक पर है कि अब उसमें अगर सुधार नहीं किए गए तो आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए अनूप जी आपका भी, काजल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।